अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त क्लास के अंदर जो है वो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है और मैंने कोड भेज दिया है। सिर्फ हमज़ा मेरे साथ क्लास में है, बाकी कोई नहीं है। अगर क्लास में आएंगे तो हम उन्हें इन करेंगे। कल हमने 5 टॉपिक किए थे और आज हमने 5 टॉपिक और करने हैं। टॉपिक इतनी वैल्यूएबल हैं कि वो आप उनको जो है इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, बल्कि बाद में कभी समझ भी नहीं आएगा। अब एक तरीका हो सकता है, क्या करें हम, नेचुरली जो है आज रास्ते बंद हैं और मैं ऐसी जगह से आता हूँ कि मेरा फिर ये है कि पढ़ाने के बजाय 1.5 घंटा मैं सड़कों पे घूमता रहूँगा और वो फिर पढ़ाना भी रह जाएगा। यहाँ तो फिर भी ऑनलाइन क्लास से चलें, कुछ ना कुछ हो जाएगा, पढ़ लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, आप देख लेंगे। वरना आना फिर इसलिए मुमकिन नहीं होता। मुझे घर में बैठ कर पढ़ाना इतना बुरा लगता है, मुझे क्लास में ज़्यादा ठीक रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हमने फेस करना पड़ता है। आज के 5 टॉपिक। जी बोलें सर, ये सिनेरियो प्लानिंग आप वो करा सकते हो, समझा सकते हो एक बार? नहीं, आपने इसको पढ़ा है? कल आपने बस सिर्फ लिखवाया था और समझ तो नहीं आई थी मुझे। नहीं, सिनेरियो प्लानिंग देखें, इतनी लंबी सिनेरियो प्लानिंग क्या चीज़ होती है? सिनेरियो क्या होता है? पहले सिनेरियो बताएं क्या होता है। एक सीन होता है, पता नहीं सर। नहीं, सीन नहीं होता। सीन नहीं होता ना, कोई फिल्म का सीन होता है। सीन बन सकता है, हाँ, हम उसको वो बता रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा करें, आप कहें कि मैंने ना दुबई जाना है, काम करने के लिए जाना है। ये आपका एक प्लान है, अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का प्लान है। अब क्या हुआ कि आप प्लान बना कर कहते हैं यार अगर दुबई में काम ना मिले तो फिर मैं ऐसे करूँगा, वीज़ा लेकर और मैं यूके चला जाऊँगा। अगर फिर ऐसा हुआ कि वहाँ काम मुझे मेरी मर्ज़ी का ना मिले तो फिर मैं ग्रीस चला जाऊँगा। नहीं हुआ तो फिर मैं वहाँ पर पढ़ाई शुरू कर दूँगा। नहीं हुआ, ऑल पॉसिबल सिनेरियोज़, ऑल पॉसिबल सिचुएशन जो हैं उनको आप क्या करते हैं, उनको सामने रखते हुए उनके लिए भी प्लान बनाते हैं। इसे कहते हैं सिनेरियो प्लानिंग। ऑल पॉसिबल जो सिचुएशंस हैं, ऑल पॉसिबल फ्यूचर आउटकम्स, सही है, सही है। हाँ, उनके लिए भी आप अगर प्लान बनाएं तो उसको आप कहते हैं सिनेरियो प्लानिंग। यहाँ पर अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम, सिनेरियो प्लानिंग क्या होता है। ये है, देखें, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस, क्या फ्यूचर सिचुएशन, एंड हाउ द बिजनेस माइट रिस्पॉन्ड टू देम, और कैसे उनके लिए प्लान बनाएगा, कैसे उनसे निपटेगा, इसको सिनेरियो प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आज जो टेक्निक हैं उनमें 5 टेक्निक हैं जिनको आज हमने करना है। आज की क्लास में हमने 5 टेक्निक करनी है। एक होता है SWOT, स्वॉट एनालिसिस। दूसरा हमने करना है पेस्ट एनालिसिस। तीसरी टेक्निक का नाम है पोर्टर्स 5 फोर्सेस, पोर्टर्स 5 फोर्सेस। फिर है कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस। और 5वां जो है वो हम कर लेंगे, बस 4 ही आज कर लेते हैं, बहुत है। अगला फिर तीन कल कर लेंगे। अच्छा, कल कर लेंगे या फिर मंडे को कर लेंगे, लेकिन कल भी अगर मेरे हो सके तो क्लास ले लूँगा। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस ये है कि जब भी बिज़नेस कोई बड़े फैसले करता है, यानी स्ट्रेटिजिक डिसीजन करता है, तो उससे पहले वो एनालिसिस करता है, अपना एनालिसिस करता है। SWOT, एस कहते हैं स्ट्रेंथ को। वो अपनी स्ट्रेंथ देखता है कि मेरी स्ट्रेंथ जो है ना वो क्या है। सबसे पहले वो स्ट्रेंथ को देखेगा। जी, हम राहिम आ गया तो उसके बाद नेहा को भी कहे ना ज्वाइन करें, साथ है राहिम से, पता नहीं वो शायद ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, तो हम पढ़ रहे हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट में एक चीज़ होती है स्ट्रेंथ, STRENG, स्ट्रेंथ। W क्या होते हैं? वीकनेसेस, वीकनेस। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। O से बनता है अपॉर्चुनिटी, और T से बनता है थ्रेट्स। यानी कि जब आप बड़े फैसले करते हैं, स्ट्रेटेजिक। 8.6 क्या हो गया? ये 8.6 है यूनिट।
हाँ, हम आज कल हमने 5 टॉपिक किए थे, आज हम उसका 6th 7th आज हम 4 टॉपिक और कर रहे हैं। उनके लिस्ट बना दी, स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट, पोर्टर्स 5 फोर्सेस और कोर कॉम्पिटेंसीज, ये हम करेंगे। ठीक है, तो उसमें स्वॉट को कहते हैं। टॉपिक ये है, पहले यहाँ समझते हैं कि स्वॉट क्या होता है। हाँ जी हमजा बताएं, स्वॉट क्या होता है? एस से क्या बनता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। डब्ल्यू से वीकनेसेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज़ और टी से थ्रेट्स। हाँ राहिम क्या है ये? ओ टी से क्या बनता है? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। थ्रेट। और एस और डब्ल्यू से स्ट्रेंथ और वीकनेस। वीकनेसेस। अच्छा, अब आपको ये बताऊं, स्ट्रेंथ और वीकनेस बिजनेस की इंटरनल होती हैं। क्या? इंटरनल। मसलन मेरी जूस की कंपनी है, उसकी स्ट्रेंथ ये है कि मैं पिछले 50 साल से जूस बना रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है जूस बनाने का, ये मेरे पास है, कोई स्ट्रेंथ है। वीकनेस मेरी ये है कि मेरे पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, मैं पुराने मेथड से बना रहा हूँ। ये इंटरनल, बिजनेस के इंटरनल की बात हो रही है। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है? बिजनेस के अंदर की बात हो रही होती है। इंटरनल, ये दोनों इंटरनल है। एक्सटर्नल ये होता है कि बाहर इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। ओ से होता है अपॉर्चुनिटी, बाहर जूस की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग कोला ड्रिंक छोड़कर जूस पीना शुरू हो गए हैं, तो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। बाहर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है जिसकी वजह से डिमांड जूस की जो है वो ज़्यादा हो रही है। पर थ्रेट्स ये है, थ्रेट्स मार्केट में ये है कि बहुत से और कंपैटिटर और मल्टीनेशनल कंपनियां वो भी आके जूस बेच रही हैं, जिनके साथ मेरा compete करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। अब कर लेते हैं हम इसको, ज़रा लिखें, ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। कल आपने ये पढ़ा था कि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं उनकी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले वो एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, उसके बाद वो चॉइस करते हैं और फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ जी, कल हमजा हमने बताया था ना, पहले शादी के लिए आप एनालिसिस करेंगे, फिर बहुत से घर मिलेंगे, फिर चॉइस करेंगे और चॉइस के बाद फिर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन में जब पहले आप एनालिसिस करते हैं तो आप ये देखते हैं, ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दैट आइडेंटिफाई एंड एनालिसिस द मेन इंटरनल, देखें ये लफ्ज़ है इंटरनल, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इंटरनल होती हैं, ठीक है, एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट एक्सटर्नल होती हैं हमारे पास। सही है जी? सर मैं लिख रहा हूँ, आप हटाना जैसे ही, बस 2 मिनट और नहीं, छोड़ो लिखने को, रिकॉर्ड करके बाद में लिख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है? दैट विल इन्फ्लुएंस द फ्यूचर डायरेक्शन एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस। देखें, आप अपना, राहिम आपका बिजनेस को ख्यालों में लगाएं, कौन सा बिजनेस है आपका? सर जूस। उसकी क्या स्ट्रेंथ क्या है उसकी? क्या मतलब स्ट्रेंथ से सर? अभी बताया ना, मतलब बताया मैंने, क्या स्ट्रेंथ है उसकी, क्या करती है वो जूस? जूस बेचती है। अब आपने जब ऑनलाइन किया है तो इसको सुनो तो सही ना कि क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ये चीज़ होती है। आपको मैं एक, जैसे बिज़नेस है, मैं बुक पे फ़ौरन लेके आता हूँ, और बल्कि अपने नोट्स भी मैंने उसी में दिए हुए हैं, नोट्स के अंदर भी, नोट्स में टाइम लग जाएगा। अच्छा, बुक में से आप देखें, एक बिज़नेस है, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर आपका ये 8 है और इसमें ऊपर यहाँ पर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, बहुत से बिजनेसेस। एक बिज़नेस है, ये देखें जी, उसकी स्ट्रेंथ ये है कि उसके पास मार्केटिंग करने का बहुत एक्सपीरियंस है, उसके पास इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, उसकी लोकेशन बड़ी आइडियल है, ठीक है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट और प्रोसेस है। लेकिन उसकी वीकनेस ये है कि उसके पास, क्या कहते हैं, उसके पास जो प्रोडक्ट है उसका कोई ख़ास ब्रांड नेम नहीं है,
ठीक है, उसका लोकेशन जो है ना वो क्या है, ये उसकी देखिए वही चीज़ जो स्ट्रेंथ है एक तरह से सिर्फ समझाने के लिए आपको दिया हुआ है, कोई कंपनी की एग्जांपल नहीं दी हुई है। एन एग्जांपल ऑफ सॉट एनालिसिस फॉर ए बिजनेस। तो मैंने उसमें दिया हुआ है कि अगर आपकी गुड लोकेशन है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, और अगर आपकी लोकेशन अच्छी नहीं है तो ये वीकनेस है। अगर आपके प्रोडक्ट क्वालिटी का है तो यस इट इज़ स्ट्रेंथ है, और अगर क्वालिटी का नहीं है तो इसको कहते हैं वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मार्केट के अंदर होती है, एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल यहाँ लिखा हुआ है एक्सटर्नल, मार्केट नहीं एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल ये है कि बाहर जो है क्या अपॉर्चुनिटी है, या जो मैंने एग्जांपल दी थी हमजा ज़रा बताएं, मेरी जूस की कंपनी की क्या अपॉर्चुनिटी थी? अपॉर्चुनिटी सर बाहर मार्केट में लोग डिमांड कर रहे हैं न्यू जूस की डिमांड ज़्यादा हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, टेस्ट डेवलप हो रहा है, गुड। और थ्रेट्स ये हैं कि कंपेटिटर आ रहे हैं, तो इसको भी आप एनालिसिस करते हैं। दूसरी टेक्निक है जिसका नाम है पेस्ट एनालिसिस, PEST। पेस्ट एनालिसिस जो है, ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। स्वॉट में तो आपने इंटरनल को देखा था, कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल को। ये एक्सटर्नल मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को आप एनालाइज करते हैं। देखें, आपने हर चीज़ को जो है वो चेक करना होता है। अगर आपने K2 पे जाना है तो आप अपनी हेल्थ को भी एनालाइज करेंगे, आप अपने फाइनेंस को भी एनालाइज करेंगे, आप अपनी जो गुड्स साथ लेके जा रहे हैं उनको, हर चीज़ को एनालाइज करेंगे, एक सिर्फ एस्पेक्ट को नहीं करेंगे। तो बिज़नेस ने भी जब स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना होता है तो उसने अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस भी देखनी होती है, और एक्सटर्नल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी देखना होता है, अपनी प्रोडक्ट को भी चेक करना होता है, अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को भी चेक करना होता है। तो हर एक को चेक करने के डिफरेंट टूल हैं। पेस्ट जो है वो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, उसको कहते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल। E से इकोनॉमिक सिचुएशन को भी आप चेक करते हैं मैक्रो। S से होता है सोशल, T से होता है टेक्नोलॉजिकल। तो आप जब भी कोई बड़ा फैसला करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट क्या है, उसको स्टडी करके फिर आप अपना बड़ा फैसला करेंगे, डिसीजन करेंगे, जिसको स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहते हैं। मसलन वॉलमार्ट है, अमेरिका का रिटेल शॉप है, उसने क्या करना था, अमेरिकन रिटेल है लेकिन उसने आना है कहाँ पर, उसने फौरी तौर पर जो है अमेरिका का है लेकिन उसने आना था फौरी तौर पे चाइना में। अब अमेरिका का बिज़नेस जब चाइना में आएगा, USA का बिज़नेस है, जब वो चाइना में आ रहा है, ठीक है, जब चाइना में आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, उसको स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है तो वो क्या करेगा, पेस्ट एनालिसिस करेगा। पेस्ट एनालिसिस ये देखेगा कि वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी होती है, वहाँ लॉ कैसे होते हैं, वहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, वहाँ सोशल और कल्चरल कैसे चलता है, वहाँ टेक्नोलॉजी कैसी है। ये तमाम एस्पेक्ट जो है उसको कवर करने पड़ रहे थे। वॉलमार्ट ने 2 साल लिए सिर्फ ये एनालिसिस करने में कि हमें चाइना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और आज वॉलमार्ट चाइना में बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है, क्योंकि एनालिसिस से ये पता चला, एनालिसिस में कई प्रॉब्लम आ रहे थे लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ से उन वीकनेसेस को कवर किया। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस करने का मतलब यही था कि वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके उन वीकनेसेस को कवर करने के प्लान बना सकते थे। तो ये होता है, इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, आपको मैं दूंगा, आपको आइडिया होना चाहिए। तीसरा टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है पोर्टर्स 5 फोर्सेस, PORTERS, पोर्टर्स 5 फोर्सेस। देखें, जब भी आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं तो जी बोले। आप इनके नोट्स भेजेंगे ग्रुप में? नोट्स भेजे हुए मैंने, भेजे हुए मैंने। अच्छा, ठीक है सर मैं जा रहा हूँ चले जाए, क्लास है। ठीक है, चले जाए, तो चले जाए, 4:30 तक पहुँचना है उधर। बस ठीक है, चले जाए, चले जाए, सही है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, पोर्टर्स जो है वो इस तरह से है ना कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस, नेहा ज़रा देखें, आपको मैं बताऊं, होमवर्क तो मैं अब होता है तो मैं सामने चेक करना था, किया भी होगा आप लोगों ने। अच्छा, पोर्टर्स 5 फोर्सेस ये है कि जब भी कोई बिज़नेस जो है वो नई मार्केट में इंटर होता है,
मुझे राहिम बताएं, नई मार्केट में इंटर हो तो वो उस मार्केट में इंटर होगा जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, या वहाँ उसको इंटर होना चाहिए जहाँ कंपटीशन कम है? काम है जहाँ पे। जहाँ कम है। इसका मतलब है कि वो सबसे पहले मार्केट के अंदर देखेगा कि कंपेटिटिव राइवलरी क्या है। कंपटीशन को क्या कहते हैं? कंपेटिटिव राइवलरी एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहा ज़रा पढ़ो, ये क्या लिखा है मैंने? कंपेटिटिव कंप्लीट करो। राइवलरी, कंपेटिटिव राइवलरी चेक करनी है आपने कि वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है कि नहीं। और पोर्टर कह रहा है कि अगर आपने कंपेटिटिव राइवलरी चेक करनी है तो ये नहीं है कि वहाँ नंबर ऑफ बिजनेसेस कितने हैं इससे चेक होगा, वो इस बात से चेक होगा वहाँ पे कि नंबर वन बायर की कितनी पावर है। क्या? BUYER, बायर कितना पावरफुल है, वहाँ सप्लायर कितना पावरफुल है। देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ 1-2 बायर ख़रीदने वाले होंगे तो उनकी बड़ी पावर होगी, इसलिए कि वो आपसे ख़रीदेंगे तो आपका बिज़नेस चलेगा, नहीं ख़रीदेंगे कि तो नहीं चलेगा। सप्लायर वो होता है जो आपको रॉ मटेरियल देता है, वो आपको रॉ मटेरियल देगा तो आपका बिज़नेस सक्सेसफुल होगा, वरना नहीं होगा। इसके अलावा ये कि वहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री कितने ज़्यादा हैं। बैरियर्स टू एंट्री, कितने आसानी से एक नई कंपनी उस इंडस्ट्री में आ सकती है, उस मार्केट में एंटर होकर अपना बिज़नेस। अगर बैरियर्स टू एंट्री, राहिम, अगर बैरियर्स टू एंट्री बहुत लो हों तो ये बिज़नेस के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात। लो का मतलब ये होगा कि आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी जूस की कंपनी है और आप जूस बना रहे हैं और हर कोई आके अगर जूस की कंपनी खोल सके तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर उससे कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपेटिटिव राइवलरी ज़्यादा हो जाएगी। तो बैरियर्स टू एंट्री, वहाँ से भागो जहाँ बैरियर्स टू एंट्री बहुत लो हों। जहाँ हाई बैरियर्स हों वो जगह ठीक होती है। आपके घर में भी, गली में भी बैरियर लगा हो तो अच्छा तब होता है कि सेफ़ होते हैं, शोर शराबा नहीं होता। ठीक है, इसी तरह कंपनी में बैरियर हाई होने की वजह से कंपेटिटिव राइवलरी कम होती है। फिर एक होता है थ्रेट्स फॉर सब्सटीट्यूट्स, कि आपके प्रोडक्ट का कितने आसानी से सब्सटीट्यूट बन सकता है। हाँ, थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट का मतलब ये है कि आप जूस बना रहे हैं, कितने आसानी से बाकी लोग आप जैसी क्वालिटी का जूस बना सकते हैं। मसलन कोई दुनिया में बहुत से प्रोडक्ट हैं, उनका सब्सटीट्यूट तो बन ही नहीं सकता। उन्होंने इतना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को, मतलब माइक्रोसॉफ्ट को देख लें, उसका भी एक तो लीगली भी नहीं बना सकते, लेकिन इतने आसानी से नहीं बनता। इट्स डिफ़िकल्ट टास्क टू कम्पीट विद दैट। तो उसको कहते हैं थ्रेट फॉर सब्सटीट्यूट्स नहीं है। लेकिन जो आम प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सब्सटीट्यूट बड़े आसानी से बन जाते हैं। और जब सब्सटीट्यूट्स बन सकते हैं तो फिर इसका मतलब है कि जो आपको कमांड हासिल थी वो नहीं रही। तो मैं हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है, नेहा नाम क्या है टॉपिक का, मुझे ज़रा बता दें, हम क्या पढ़ें? मैंने जब भी नेहा आपसे कोई सवाल किया ना, अब इतना मुझे होता है ना, यू आर ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको हर चीज़ पता होती है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस की बात कर रहे हैं, और पोर्टर्स 5 फोर्सेस में 5 फोर्सेस जहां हमने किया, बीच में एक लफ्ज़ लिखा है कंपेटिटिव राइवलरी। हम पढ़ रहे हैं कि कंपटीशन लेवल चेक करने के लिए हम 4 तरह की चीज़ों को देख रहे होते हैं। एक ये कि वहाँ सप्लायर कितना पावरफुल है, दूसरे में हम देख रहे होते हैं कि वहाँ बायर कितना पावरफुल है, हाँ, तीसरे में हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पर बैरियर्स टू एंट्री कितने हैं। अगर बैरियर्स टू एंट्री जो है वो कम होंगे तो फिर हमें हर वक्त थ्रेट लगा रहेगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा। और थ्रेट फॉर सब्सटीट्यूट्स ये होता है कितने आसानी से हमारे प्रोडक्ट की कोई कॉपी करके या हमारे जैसा प्रोडक्ट बना सकता है। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि अगर बायर अगर कम हो तो अच्छा है या ज़्यादा हो तो अच्छा है? राहिम, ज़्यादा हो तो ज़्यादा होंगे तो अगर एक ने नहीं ख़रीदा दूसरा तो ख़रीदेगा। सप्लायर जो है नेहा कम हो तो अच्छा है तो ज़्यादा हो तो अच्छे? ज़्यादा होंगे तो एक से अगर नहीं प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो वो आकर कहेंगे ठीक है जी हमसे लें, और आपको क्रेडिट भी ऑफ़र करेंगे और कम क्वालिटी भी अच्छी क्वालिटी भी देंगे, ठीक है, डिस्काउंट भी देंगे। बैरियर्स टू एंट्री जो है वो लो हो तो बुरा है, हाई हो तो बिज़नेस के लिए अच्छा है।
और थ्रेड फॉर सब्सटीट्यूट, अगर आपके पास कोई इस तरह की प्रोडक्ट हो जिसका सब्सटीट्यूट बनाना मुश्किल हो तो वो फिर बिजनेस के लिए अच्छा होता है। दैट इज़ आवर थर्ड टॉपिक टुडे। वी कवर्ड स्वॉट एनालिसिस, वी कवर्ड द पेस्ट एनालिसिस एंड वी कवर्ड द पोर्टर्स 5 फोर्सेस। नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसीज। देखें, कुछ बिजनेस इस किस्म के होते हैं कि आजकल की दुनिया में अगर एक बंदा है, उसका नाम है, 2 आदमी थे, उन्होंने एक किताब लिखी है, एक का नाम है प्राल्ड और दूसरे का नाम है हैमल। उन्होंने एक वर्क लिखा है, मैं ज़रा आपकी बुक में वो किताब का तो नहीं लिया, गूगल करते मैं आपको बताता हूँ वो क्या कह रहे हैं। वो कह ये रहे हैं कि आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इमेजेस देख लेते हैं कि बुक ये है, ये प्राल्ड और हैमर ने ये किताब लिखी हुई है। इसकी बुक को ज़रा देखते हैं। दोनों प्रोफेसर हैं। वो कह रहे हैं कि आज के दौर में अगर आपने किसी को compete करना है तो ऐसे नहीं हो सकता कि हर चीज़ में आप compete कर सकें। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। मसलन 2 गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं और वो आपस में कहें कि हमने मसलन कोरोला जो है वो कहे, कोरोला जो है एक टोयोटा की बात कर लेते हैं, टोयोटा और एक होंडा की बात कर लेते हैं, होंडा। अब जो है ना, टोयोटा और होंडा आपस में कहें कि हमने होंडा के जी मैंने टोयोटा को कॉपी करना है, यानी हर एस्पेक्ट में इससे अच्छा होना है, हर एस्पेक्ट में अच्छा होना है। टोयोटा के है, बल्कि होंडा जो है वो कहे कि मैंने हर एस्पेक्ट में, मसलन इनकी गाड़ी अगर जो है वो 2.4 है तो हम 2.6 बनाएंगे, इनमें फलां फीचर है तो हम उससे अच्छा फीचर, उससे अच्छा फीचर, उससे अच्छा फीचर। ऐसा मुमकिन नहीं है आज के दौर में। वो कह रहा है कि ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए टोयोटा, होंडा को ये चाहिए, एक कंपनी को ये चाहिए कि वो जब अगर इस टोयोटा के साथ compete करना चाहता है तो वो किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट में उससे बेहतर हो जाए, किसी सिर्फ एक छोटी सी बात में। मसलन ये नहीं है कि हर एस्पेक्ट में वो कहे कि जी ठीक है जी हमारी गाड़ी पानी से चलने वाली है, होंडा जो है वो कहे जी हम हाइड्रोजन कार बना दें। अब जो मर्ज़ी इसमें बुरे फीचर हों, सीटें ख़राब हों, इंजन सही ना हो, फलां, पर एक एस्पेक्ट में ये उससे ऊपर है। इसका मतलब है कि इसको कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो गया उस एस्पेक्ट में टोयोटा के मुकाबले में। इसे कहते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो जाता है। इसको कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज, यानी एक ऐसे एस्पेक्ट में आप दूसरे से बेहतर हैं, हाँ दूसरे से बेहतर हैं और उसी को यूज़ करके आप वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको आप कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज। मैं कोर कॉम्पिटेंसीज की डेफिनेशन बताएं यार। ये हम टॉपिक क्या पढ़े यार राहिम? टॉपिक का नाम कोर कॉम्पिटेंसीज। 2 बंदों के नाम तो याद नहीं होंगे। ये बंदे 2 थे या 3 थे? 2। कहते क्या है सर? हमने बुक लिखी थी कि कंपटीशन किस तरह करना। वो क्या कह रहे हैं कि आप अगर एक कंपनी से आपने compete करना है तो हर एस्पेक्ट में आपको उससे बेहतर होना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने क्या कहा? एक एस्पेक्ट। चीता है तू यार, वेरी गुड, चीता है तू, सही कहा, बिल्कुल सही है। तो क्लास से ऑनलाइन ज़्यादा सही है, ठीक है ना। तो कोर कॉम्पिटेंसीज जो है ना वो क्या है? कोर कॉम्पिटेंसीज का मतलब ये हुआ, यहाँ पर कोर कॉम्पिटेंसीज को हम देखते हैं। ये कौन सी की टर्म मैंने खोल ली? अच्छा बिजनेस की खोल लूँ, मैंने इकोनॉमिक्स की खोली हुई थी। कोर कॉम्पिटेंसीज, ये कोर कॉम्पिटेंसीज ये होता है एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस कैपेबिलिटी, एक ऐसी कैपेबिलिटी दैट गिव्स ए फर्म कंपेटिटिव एडवांटेज, वो बिजनेस को कंपेटिटिव एडवांटेज दे ओवर द अदर, तो उसको आप कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस, ठीक है। और जैसे एक कंपनी है, उसका नाम है क्या? ब्लैक एंड डेकर। क्या कंपनी है? ब्लैक एंड डेकर। हल्की सी कंपनी है, लेकिन उसने पता क्या किया हुआ, एक मोटर बनाई है, स्मार्ट मोटर बनाई है। ब्लैक एंड डेकर ने एक स्मॉल मोटर बनाई है और वो कह रहा है जी हमारी मोटर जैसी मोटर ही कोई नहीं है। जो मोटर वो होता है जो उसके अंदर, वो आपको पता ही होगा, जो इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, ये ब्लैक एंड, फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड डेकर इज़ क्लेम टू हैव कोर कॉम्पिटेंसीज इन द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर। उन्होंने बनाई है, उसकी बेस पर वो
क्या करते हैं, बहुत सी प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे पावर टूल, ड्रिल मशीन, लॉन मूवर, फूड प्रोसेसर। वो मोटर वो तो अपनी तमाम प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं हम जैसी मोटर किसी के पास नहीं है। डिज़ाइन देखो उनका ख़राब, प्लास्टिक उनका ख़राब, फलां ख़राब, लेकिन मोटर वाकई उनकी सबसे बेहतर है। इसलिए वो प्रोडक्ट मार्केट में कम्पीट कर रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो आज के दौर में अगर आपने कम्पीट करना है तो आप छोटे से एस्पेक्ट में आप इंक्रीज़ करें, तो उसकी वजह से आपका बिज़नेस जो है वो ज़्यादा फ्लरिश करेगा। हमने आज की क्लास में, जो कि थोड़ी शॉर्ट क्लास ली मैंने, एक तो रास्ते बंद होने की वजह से ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ी मुझे, और लेकिन ये है कि हमने 4 टॉपिक पढ़े। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, आप देख लेना। SWOT स्वॉट एनालिसिस हमने पढ़ा, फिर पेस्ट एनालिसिस पढ़ा, उसके बाद हमने पोर्टर्स 5 फोर्सेस पढ़ा, और उसके बाद कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस पढ़ा। कल हमने 5 टॉपिक पढ़े थे जिनका होमवर्क मैंने दिया होगा और आपने किया होगा, वो मुझे भेज दें आप, ठीक है। कल हम 3 टॉपिक और हैं, ये करके ये हमारा चैप्टर एंड होगा, ठीक है। क्लास एंडेड। थैंक यू वेरी मच।